अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात दिल्ली एम्स की, जो कि देश का पहला ऐसा संस्थान बन चुका है जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद देश के डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी के लिए विदेश जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, बल्कि डॉक्टर्स अब देश में ही रहकर उच्च स्तर की ट्रेनिंग ले पाएंगे। बड़ी बात यह है कि रोबोटिक सर्जरी की मदद से मरीज भी जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे और जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज हो पाएंगे। इससे अस्पतालों में बेड भी जल्द मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इस रोबोटिक सर्जरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। इस वजह से नॉर्मल सर्जरी में होने वाली गलतियों से भी बचा जा सकता है। यानी देश में रोबोटिक सर्जन की संख्या को तेजी से बढ़ाने पर बल मिलेगा और मरीजों को भी इससे फायदा मिलेगा। ये चमचमाते हुए रोबोट कोई आम रोबोट नहीं है, बल्कि ये मेडिकल साइंस की दुनिया में सर्जरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे हाईटेक रोबोट्स हैं, जिनके जरिए दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक दिन पहले ही दिल्ली एम्स में रोबोटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसके तहत अब भारत के डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो देश में ही रहकर इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। खास बात यह है कि विदेश में ट्रेनिंग बहुत महंगी होने की वजह से सिर्फ कुछ ही सर्जन्स ये ट्रेनिंग ले पाते हैं। लेकिन अब दिल्ली एम्स में इस लैब के शुरू होने से ज्यादा सर्जन्स रोबोटिक सर्जरी को आसानी से सीख पाएंगे। दिल्ली एम्स भारत का ऐसा पहला संस्थान बन जाता है जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी में परीक्षण दिया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके बाद अब उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, भारत में वो रोबोटिक सर्जरी में परीक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मेट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी के साथ इस लैब का इंस्टॉलेशन दिल्ली एम्स में किया गया। देश में रोबोटिक सर्जन्स की संख्या नाम मात्र है। ऐसे में रोबोटिक सर्जन्स को बढ़ावा देने के मकसद से ही दिल्ली एम्स में सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग लेना जरूरी कर दिया गया है। और इसका नतीजा ये होगा कि दिल्ली में रोबोटिक सर्जन्स की संख्या में तेजी से इजाफा होगा और साथ ही लोगों को भी नई तकनीक से इलाज तेजी से मिल पाएगा। डॉक्टर्स कुछ होते हैं जो दवाइयों से ठीक करते हैं, कुछ सर्जरी से ठीक करते हैं। सर्जरी कई प्रकार की होती है, ओपन होती है, लेप्रोस्कोपिक जो दूरबीन से होती है, और रोबोटिक सर्जरी एम्स में पब्लिक सेक्टर एम्स फर्स्ट है जो ट्रेनिंग देगा। और हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं जो रोबोटिक सीखने के लिए जैसे विदेश जाते हैं या बाहर जाते हैं या पब्लिक के अलावा प्राइवेट सेक्टर में सीखते हैं, वो एम्स अब ऐसा कर रहा है मेट्रोनिक के साथ कोलैबोरेशन करके कि सारे जितने रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो यहाँ सेट फैसिलिटी में आकर सर्जरीज को रोबोटिक से कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग लेंगे। दिल्ली एम्स के नाम कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं। इस लैब के शुरू होने के बाद एक और उपलब्धि दिल्ली एम्स के खाते में जुड़ जाएगी और इसी के साथ दिल्ली एम्स देश का पहला ऐसा संस्थान बन चुका है जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी में ट्रेनिंग देने की शुरुआत हो चुकी है। पब्लिक में जो पब्लिक एट लार्ज है, पब्लिक सेक्टर में जैसे एम्स एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो पब्लिक में ये इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट होगा जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर के लिए इतना इजीली अवेलेबल होगा रोबोटिक ट्रेनिंग। क्योंकि रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी जिसमें सर्जन को पास में नहीं रहना है मरीज के, वो दूर बैठ के भी सर्जरी कर सकता है। जस्ट लाइक सर्जन, ये रोबोट के आर्म्स होंगे, रोबोट्स की एक सिस्टम होगा जिसको वो सर्जरी बहुत प्रिसाइज होती है। देश में सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी की सुविधा एम्स में शुरू हुई थी और अभी हर विभाग में 1-2 रोबोटिक सर्जन सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन लैब शुरू होने के बाद ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स रोबोटिक ट्रेनिंग ले पाएंगे और इसका सबसे ज्यादा फायदा मरीजों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें दिल्ली एम्स में रोबोटिक सर्जरी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एम्स के अलग अलग विभागों में हर साल 1.5 से 2 लाख के करीब छोटी बड़ी सर्जरी होती है। इनमें रोबोटिक सर्जरी भी शामिल है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के लिए सर्जन की संख्या अभी कम है। इस लैब के शुरू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में रोबोटिक सर्जनों की संख्या देश में बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा मरीजों को होगा। अब सवाल उठता है कि ये लैब कैसे काम करेगी। इस सिलसिले में हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने एम्स के डॉक्टर एम वाजपेयी से खास बातचीत की। एम्स में अब डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एम वाजपेयी। सर, क्या है ये सर्जरी, रोबोटिक ट्रेनिंग सर्जरी? रोबोटिक ट्रेनिंग सर्जरी एक उत्कृष्ट
उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग का, एमएल का। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी सर्जरी ट्रेडिशनली ओपन सर्जरी होती रही है। अगर पेट में अंदर कुछ सर्जरी होनी है तो एक लंबा चीरा लगाया जाता है और उसके बाद वो सर्जरी करी जाती है, फिर चीरे को बंद किया जाता है, टांके लगते हैं। इस सारी प्रक्रियाओं में इन्फेक्शन की भी रिस्क होते हैं, पेशेंट को पेन होता है, ज़्यादा दिन तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें निहित हैं जो ट्रेडिशनल सर्जरी में है। रोबोटिक सर्जरी में ये चीज़ें कम हो जाती हैं। सर्जरी वही हो रही है, बहुत एफिशिएंटली हो रही है और चीरा नहीं है। यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, रोबोट्स हैं जो बता सके कि कैसे ये काम करेंगे। सर पहले हम इससे शुरू करते हैं। ये कंसोल है। तो जैसे कि कोई सर्जन सर्जरी करने के लिए रोबोटिक से अगर पेशेंट पे डायरेक्टली आएगा तो उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको सर्जन रोबोटिक्स में डायरेक्टली पेशेंट के पास नहीं खड़ा होता है, ये थोड़ी दूर बैठता है और वहाँ से यंत्रों को, इक्विपमेंट को हैंडल करता है। वो ये कंसोल है। ये यहाँ बैठ के और सब कुछ एआई के माध्यम से और थ्रू पेशेंट वो हैंडल होती रहती है। तो दिस इज द ब्यूटी। दिस कंसोल हेल्प्स हिम टू डू सर्जरी। और चूंकि रियल लाइफ सर्जरी में रिस्क होती हैं, उस रिस्क को कम करने के लिए ट्रेनिंग के बाद ये माध्यम और उसके लिए उपयुक्त होगा। तो ये कंसोल हो गया। ये रोबोटिक आर्म्स हैं, जैसे वो भी एक एग्जाम्पल और है। ये रोबोटिक आर्म्स जो होते हैं ये लेप्रोस्कोपी के बारे में लोगों को पता होगा। लेप्रोस्कोपी में इंस्ट्रूमेंट पेट के अंदर जाते हैं बटन होल्स के थ्रू और फिर वो सर्जरी करी जाती है। तो ये वही चीज़ है। इंस्टेड ऑफ हमारा हाथ, रोबोट उस हाथ को पकड़े हुए है, उस हाथ को कंट्रोल कर रहे हैं हम कंसोल से। तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि एक ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है। उस परिभाषा से अगर देखा जाए कि जो सर्जरी कर रहा है और उसकी फाइनर जो मूवमेंट है, कभी कभी आंखों से हम जो चीजें देखते हैं सर्जरी में वो इतनी फाइन नहीं होती हैं, लेकिन ये मैग्नीफाई करके, ऑप्टिक्स बहुत तेज हैं, लाइट बहुत अच्छी है, मैग्निफिकेशन बहुत है, ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं हमारे डायमेंशंस के लिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लाइक मेडिकल इंस्टीट्यूशन अब देश में हो गए हैं। 22 इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी पाइपलाइन में होके तैयार होने लगे हैं। तो इनकी ट्रेनिंग के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर मांडविया जी ने हमेशा कहा कि आप लोग बाकी इंस्टीट्यूशन के लिए भी ट्रेनिंग का माध्यम खोल के रखें, जिसपे हम लोग बहुत गंभीरता से अमल करेंगे। थैंक यू सर, गुड न्यूज टुडे से बात करने के लिए। अब एम्स में डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी का परीक्षण दिया जाएगा। ये पेशेंट्स के लिए भी उतना ही फायदेमंद है क्योंकि ये सर्जरी जो है वो सर्जरी के टाइम पीरियड को कम कर देगी, जिससे पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होकर घर जा पाएंगे और जो बेड की संख्या है वो हॉस्पिटल्स में अब ज्यादा हो पाएगी। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं 7 समंदर पार फ्रांस, जहां इन दिनों युद्धाभ्यास ओरियन 2023 में भारतीय वायुसेना के रफेल विमान अपना दमखम दिखा रहे हैं। पहली बार इंडियन एयरफोर्स का रफेल किसी विदेशी एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। रफेल की फ्रांस के आसमान में गरज पूरी दुनिया को इंडियन एयरफोर्स की ताकत का एहसास करा रही है। और बड़ी बात यह है कि इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में फ्रांस और भारत के साथ कई दूसरी देशों की वायुसेनाएं भी भाग ले रही है। रफ्तार और ताकत में माहिर खिलाड़ी रफेल फाइटर जेट इन दिनों फ्रांस के आसमान में कुछ यूं गरज रहा है। तस्वीरें मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ओरियन की हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल रफेल विमानों को पहली बार विदेशी सरजमी पर भेजा गया है। ये एक्सरसाइज 17 अप्रैल से चल रही है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के 4 रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, 2 C-17 विमान और 2 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान के साथ 165 वायुसैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और अमेरिका की एयरफोर्स भी इस अभ्यास में शामिल है। इस एक्सरसाइज में शामिल इन देशों की वायुसेनाएं अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा कर रही है, जिससे भारतीय वायुसेना को और मजबूती मिलेगी।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त जब देश और दुनिया के हालात बदल रहे हैं, ऐसे में भारतीय वायुसेना नाटो सेनाओं के साथ मिलकर युद्ध की बदलती तकनीक को साझा करने का काम कर रही है। ये पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमान विदेश में होने वाले किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं। फ्रांस में चल रहे युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के 4 रफाल लड़ाकू विमानों के अलावा IL-76 और C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के 165 से ज्यादा एयर वॉरियर भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं। इस युद्धाभ्यास के लिए जब इंडियन एयरफोर्स की टीम फ्रांस पहुंची थी तो मॉन्टे मार्सन एयरबेस पर उसका भव्य स्वागत किया गया। इसे लेकर फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स की ओर से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई। खास बात यह है कि रफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह भी फ्रांस में चल रहे अभ्यास का हिस्सा हैं। शिवांगी सिंह 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी और उन्हें वायुसेना के महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच में कमीशन किया गया था और अब वो देश के बाहर अपने रण कौशल का प्रदर्शन कुछ इस अंदाज में कर रही हैं। पांच मई तक चलने वाले इस अभ्यास में हर दिन हिंद के ये वायुवीर अपने शौर्य और पराक्रम से दुनिया को इंडियन एयरफोर्स की ताकत का एहसास करा रहे हैं। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब ये जान लेते हैं कि इस तरह के मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में रफेल का पहली बार शामिल होना भारतीय एयरफोर्स के लिए कितना फायदेमंद है। ओरायन 23 युद्ध अभ्यास और वॉर गेम जो है ये थल, जल, वायु और साइबर स्पेस, इन चारों एलिमेंट्स को पूरा वो एक डिफेंसिव एक्सरसाइज के तौर पर उसको पूरा प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये फ्रांस का कई दशकों में बहुत सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास वहां पे अभी किया जा रहा है। उसमें नाटो नेशंस भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहां पर भारत भी पहले बार अपने 4 रफेल एयरक्राफ्ट भेज रहा है। फ्रांस के साथ भारत के पहले भी हम लोग काफी ज्वाइंट युद्ध अभ्यास हम लोग के चलते भी रहते हैं, लेकिन इस बार पहले बार नाटो के साथ भी वहां पे हमारे रफेल वहां पे पहुंच रहे हैं इंटरऑपरेबिलिटी और ड्यूरिंग वॉर का प्रैक्टिस करने के लिए। जिस तरह से चीन की जो विस्तारवादी प्रक्रियाएं हैं, जिस तरह से वो भारत के बॉर्डर्स पर भी, जहां पे हमारा अगर ईस्टर्न लद्दाख ले लें या अरुणाचल भी ले लें, और जिस तरह से चीन जो है ईस्ट चाइना सी हो गया, इंडियन ओशन रीजन हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, वहां पे जो उसकी विस्तारवादी मंशाएं जो हैं, उसके वजह से भारत ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन का भी हिस्सा है, जिसमें जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया भी हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक मैसेज भी जा रहा है कि आज के तारीख पर जो चीन की जो मंशाएं हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं और भी नेशंस का उसमें जरूरत पड़ सकता है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही महीने की पहली तारीख निकली है, जो कि इस बार बेहद खास रही। पूरी दुनिया ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर से मनाया और इस मौके पर जोर शोर से फिर मजदूर हक की बात हुई। इस मौके पर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिसर्च भी सामने आई है, जिसमें कुल 104 देशों में कामगारों की एवरेज मंथली सैलरी यानी कि औसत मासिक सैलरी का विश्लेषण किया गया। हर महीने औसत वेतन से जुड़ी इस रिसर्च के बाद यह पता चला है कि दुनिया में सबसे अधिक औसत मासिक वेतन किस देश में मिल रहा है और वो कौन सा देश है जहां महीने में सबसे कम सैलरी मिलती है। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की इस रिपोर्ट से भारत में रहने वाले लोगों की औसत मासिक सैलरी का भी पता चला है। 104 देशों की सूची में भारत 65वें पायदान पर है। भारत में लोगों को औसत मासिक सैलरी के तौर पर करीब $573 यानी कि करीब 46,000 मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा है। 104 देशों की फहरिस्त में सबसे निचले पायदान पर खड़े हमारे पड़ोसी मुल्क में एवरेज मंथली सैलरी $145 यानी कि करीब 11,860 रुपए है, जबकि स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोग इस मामले में सबसे ज्यादा खुशनसीब हैं। वहां औसत मासिक सैलरी $6,096 है, यानी कि भारतीय रुपए में करीब 5 लाख रुपए वहां मिलते हैं। इस मामले में स्विट्जरलैंड के बाद बारी आती है लग्जमबर्ग की। उस देश में महीने में औसत वेतन $5,015 यानी कि करीब 4,10,000 रुपए है। तीसरे नंबर पर सिंगापुर है, वहां औसत तनख्वाह $4,989 है। अगर भारतीय करेंसी में बात करें तो ये रकम करीब 4,08,000 तक हो जाती है। चौथे पायदान पर अमेरिका आता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में औसत वेतन
$4,245 है, यानी भारतीय करेंसी में ये रकम करीब 3,40,000 से ज्यादा हो जाती है। सबसे अधिक मासिक सैलरी वाले देशों में 5वें नंबर पर आइसलैंड है। आइसलैंड में औसत वेतन $4,000 यानी कि 3,21,000 रुपए से ज्यादा है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ही रिपोर्ट से पता चलता है कि महीने में सबसे अधिक सैलरी देने वाले टॉप 10 देशों में कतर और यूएई जैसे खाड़ी देश भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विजुअल कैपिटल लिस्ट के अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया के 10 अमीर देशों की सूची में ना तो स्विट्जरलैंड आता है और ना ही लक्समबर्ग। दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर की ही गिनती भी नहीं आती। फिर भी सबसे ज्यादा वेतन देने के मामले में ये तीनों देश दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी अमेरिका से भी आगे हैं। तो सैलरी में असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, इस मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर मनोरंजन शर्मा। इसको कम करने के लिए कुछ मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। साथ ही टैक्स प्रणाली को एक पुनर्विभाजित, एक ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूटिव बनाने की जरूरत है, जिससे समाज के मूलभूत उद्देश्यों की पूरी हो सके और समाज में आय की और वेल्थ की असमानता कम हो सके। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम पर बर्फबारी हो रही है, लगातार सफेदी वहां छाई है। इस बीच यही वजह है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर आज दिन भर के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई। इस दौरान बर्फ हटाने का काम भी जोर शोर से जारी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से यात्रियों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि मौसम सामान्य होते ही यात्रा शुरू कर दी जाएगी। सफेद चादर से ढक गया केदारनाथ धाम। केदारनाथ में एक तरफ जमकर बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं है। मौसम दुश्वारियां पैदा कर रहा है, लेकिन इन परेशानियों को दूर करने का काम भी उतनी ही मजबूती के साथ किया जा रहा है। बर्फबारी का आलम यह है कि केदारनाथ हेलीपैड बर्फ से पूरी तरह ढक गया है। बर्फ हटाने का काम तो चल ही रहा है, लेकिन एहतियात भी बरती जा रही है। यही वजह है कि प्रशासन ने आज यानी बुधवार के लिए केदारनाथ की यात्रा स्थगित कर दी। डीजीपी ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। बर्फबारी के कारण यात्रा मार्ग बाधित हुआ है, जिससे आवाजाही पर भी असर पड़ा है। यात्रा रोकने का मकसद भी यही है कि इस दौरान तेजी से बर्फ को हटाया जाए, जिससे यात्रियों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। पुलिस प्रशासन यात्रियों को भरोसा दिला रहा है कि मौसम सामान्य होने पर और रास्ते से बर्फ हटाने के बाद यात्रा शुरू कर दी जाएगी। यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर मौजूद होटल और लॉज में आराम करने की अपील की गई है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि 22 तारीख से ही चारधाम यात्रा शुरू हो गई थी। 25 तारीख को केदारनाथ में कपाट खुले थे, लेकिन प्रशासन के मुताबिक मौसम सामान्य होने पर बताया जा रहा है कि यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद ही केदारनाथ जा रहे यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया है। यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर होटल, लॉज में विश्राम करने की अपील की गई है। कोशिश यही की जा रही है कि जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक श्रद्धालुओं की भीड़ को बढ़ने से रोका जा सके, ताकि चारधाम यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना पेश आए और कोई अनहोनी ना हो। हालांकि लगातार यहां पर बर्फ हटाने का काम हो रहा है, लेकिन जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये पूरा हेलीपैड बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। इसलिए नए रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोगों को रोक दिया गया है कि जो लोग चारधाम यात्रा के लिए आना चाहते हैं वो फिलहाल रजिस्ट्रेशन यहां के लिए ना कराएं, क्योंकि लगातार मौसम यहां पर खराब है, बर्फबारी हो रही है, जिससे जो लोग यहां पहुंच रहे हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है और श्रद्धालुओं को आगे दिक्कत ना हो इसकी भी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। इसे देखते हुए इसी के मद्देनजर आगे रजिस्ट्रेशन के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं उनके उत्साह, उनके जोश में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये पूरा इलाका जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सफेद चादर से ढक चुका है, क्योंकि
लगातार जब से कपाट 25 तारीख से बद्रीनाथ के यहां केदारनाथ के कपाट खुले थे और 27 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं। ऐसे में 4 धाम यात्रा तो शुरू है, लेकिन मौसम आंख में चौली खेल रहा है। लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही है, कई इलाकों में बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें कुछ इस तरह से छाता और रेनकोट में आपको वो नजर आएंगे, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं। तो अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल मेरे साथ यानी श्वेता झा के साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे।